अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम ख़ास मुलाकात में आपका खैर मकदम है। मैं अतहर खान। आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है जनाब शेख मस्तान वली, MLA गुंटूर से। चलिए दोस्तों, बात करते हैं। अस्सलामु अलैकुम शेख मस्तान वली साहब, सबसे पहले हम आपका खैर मकदम करते हैं अपने स्टूडियोज़ में। आप माशाल्लाह हमारे पास जो है पहले भी बातचीत रही और आज फिर आप अपना कीमती वक्त निकाल के आए, बहुत बहुत शुक्रिया। काफ़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं पिछली मुलाकात से अब तक। तो सबसे पहले जो आज की लेटेस्ट न्यूज़ है, जो तेलुगु देशम पार्टी जो नो कॉन्फिडेंस, तो इसमें आप क्या समझते हैं कि आपकी पार्टी कांग्रेस जो है कैसे जो है मैनेज करेगी या सरवाइव करेगी, या क्या चैलेंजेस हैं? नहीं, इसमें मैनेज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कांग्रेस पार्टी को पूरा बहुमत है। देखो, 2009 में कांग्रेस पार्टी अपनी खुद की ताकत है 150 पर 4 सीट जीत के आई है, और उसके साथ साथ में आज चिरंजीवी की जो 17 असेंबली सीट और कांग्रेस साथ के जुड़ गए। इसके अलावा और 2 इंडिपेंडेंट से जीत के आए, वो लोग भी कांग्रेस पार्टी के रहने वाले। और इस बीच में क्या हो गया ना, तो TRS में 2-3 लोग गए और जगन के साथ कुछ लोग गए। जाने के बावजूद भी आज आवाम बिल्कुल तैयार नहीं है इलेक्शन के लिए। बस क्यों बोल दो, एक दफ़ा जब इलेक्शन हो गया तो बिल्कुल 5 साल के लिए इलेक्शन हो जाता है, और एक इलेक्शन करना बोलो तो, और गवर्नमेंट की पैसे इतना खर्चा होते, और उतना खर्चा गवर्नमेंट के तरीके से खर्चा कराने के लिए आज अवाम भी बिल्कुल तैयार नहीं है। और ख़ास करके जो नो कॉन्फिडेंस मोशन की जो बात है, आज अगर तेलुगु देशम पार्टी भी अपना खुद का पहचान के वास्ते, ऐसा नहीं है कि एक अपोजिशन पार्टी होने के नाते आवाम की जो सुख और दुख में ज़्यादा एजिटेशन करी नहीं, इनकी जो आवाम की जो दर्दों को हल करने के जो कोई मसला लेकर कोई एजिटेशन करी, ऐसा कुछ नहीं है। ये अपना खुद का पहचान को वास्ते, और ऐसा है कि नो कॉन्फिडेंशियल मोशन रखेंगे, नो कॉन्फिडेंशियल मोशन रखेंगे वाले। मैं बिल्कुल बड़े दावे के साथ कहना चाहता हूँ, आज तेलुगु देशम पार्टी हो या कोई दूसरा पार्टी हो, नो कॉन्फिडेंस मोशन रखेंगे तो भी कांग्रेस पार्टी के पास पूरा ताकत है, पूरा बहुमत है, और इसके लिए कोई फिक्र करने की बात भी नहीं है। तेलंगाना इशू के बारे में जो है आपका क्या ख्याल है? नहीं, तेलंगाना जो मसला है एक नाजुक मसला है। ये आज उठा सा मसला नहीं है। ये पिछले 50 साल से तेलंगाना का मसला लटका हुआ है। लटका मीन्स कहीं ना कहीं जो पिछले बड़े कई लीडरों ने तेलंगाना होना है बोल के, मैं इसके जो तेलंगाना मसले के ऊपर 2 मिसाल बोलना चाहता हूँ। जो ब्रिटिश अंग्रेज वाले के ज़माने से भी, और ख़ास करके यहाँ पे कुछ जब वो हिंदुस्तान को आज़ादी आने के टाइम में भी ये हिंदुस्तान में मिलाने हैं, ये कुछ निज़ाम के रूल में है, और उस टाइम पे भी अंग्रेज वालों को गिरवी रखाया गया है। लेकिन उसके बावजूद भी क्या है ना, आज तेलंगाना मसला कुछ जो रीजनल पार्टीज के लोग हमेशा लोगों को प्रोवोकेट करने के काम करने से तेलंगाना मसला है। और दूसरा ये नहीं है कि तेलंगाना मसले में आवाम का जो सोच नहीं, बिल्कुल नहीं है भी बोल के नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन है, इसको हल करने के लिए आपस में बातचीत करना है। ऐसा नहीं है लोगों को प्रोवोकेट करना, और ख़ास करके जो स्टूडेंट्स को सुसाइड अटेम्प्ट कर लेना, कुछ लोगों को खुद सुसाइड अटेम्प्ट कर लेना, कि जो इस तरह प्रोवोकेट करने से, और इतिहास में भी देखो कोई ना कोई एजिटेशन भी आज कई इस तरह प्रोवोकेटेड के एजिटेशन कभी भी सक्सेस नहीं होते। मेरा ये गुजारिश है, जितने भी तेलंगाना एजिटेशन करने वालों से आपस में बातचीत करना है। आपस में इस आंध्र प्रदेश में जितने पॉलिटिकल पार्टीज हैं, सभी पार्टियों से बातचीत कर, तो ये आपस में डिस्कशन से ही मसला हल हो सकता है। हमेशा ये लोग अपना ताकत बढ़ाने वास्ते, अपना इलेक्शन में अपना सीट बढ़ाने वास्ते एक इस तरह अंदाज में सोचने का ख्याल रखते हैं। लेकिन तेलंगाना के लिए अगर पूरी तरह इन लोगों की अगर ख्याल रहेंगे तो ये इलेक्शन में भी नहीं कंटेस्ट करना है। अगर आप देखो, मिसाल के तौर से निजामाबाद में बंसवाड़ा इलेक्शन हुआ है 2009 में, तेलुगु देशम तेलंगाना राष्ट्र समिति दोनों भी एक प्लेटफार्म पे इलेक्शन लड़े, लेकिन वह जो जीत के आया है श्रीनिवास रेड्डी तेलुगु देशम से लड़ा है, और आज तेलंगाना मसले के नाम पे तेलुगु देशम को रिजाइन करा है, और TRS के नाम पे फिर कंटेस्ट करा है, जीत क्या है। और इसकी क्या मैसेज देना चाहता है?
और दोबारा आज जितने भी जीत के आए फिर दोबारा रिजिग्नेशन देने की बात आएंगे तो इलेक्शन में लड़ना क्यों और फिर को जीतना क्यों, फिर रिजाइन करना क्यों? इससे एक मैसेज देते हैं टीआरएस एक पॉलिटिकल पार्टी है, ये हमेशा पॉलिटिकल पार्टी के रूप में काम करके अपना ताकत बढ़ाने के लिए सोच रहे। तेलंगाना के लिए पूरा अगर कोशिश करेंगे तो आप एक एजिटेशनल मूवमेंट चलाएंगे तो मैं नहीं समझता हूं कि ये इस तरह सक्सेस होएंगे बोल के। लेकिन आवाम के साथ बैठ के और बाकी जो कितने भी पॉलिटिकल पार्टी से इन लोगों से बातचीत करने से ही मसला हल होता बोल के मेरा पर्सनल राय है। इतने दिन से जो एजिटेशन, प्रोटेस्ट, ये सारी चीज़ें चल रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी जो है सोनिया गांधी जी जब उनकी तबीयत ख़राब थी वो आने के बाद डिसीजन लेने वाले थे, तो क्या वजह है कि वो अभी इशू जो है दबा दिया गया है राइट नाउ, इसके बारे में कुछ एक्शन नहीं हुआ? इसमें दबाने की कोई गुंजाइश नहीं है। बात कभी भी आज तक का भी कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी जी के जितने भी जो इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी आंध्र प्रदेश एफआईआर गुलाम नबी आजाद साहब, प्रणब मुखर्जी साहब, श्री कृष्णा कमेटी हो, ये पूरे एक नेशनल पार्टी होने के नाते मसला आसान से किस तरह हल किया जाता है ये अंदाज में देखना है। ये प्रोवोकेट करके एक डिसीजन लेंगे तो यहाँ एक सेंसिटिव इश्यू हो जाएंगे और इससे यहाँ पे तनाव बढ़ जाए, यहाँ आपस में एक तेलुगु बात करने के एक स्टेट में आपस में लड़ाई शुरू हो गया तो वो स्टेट के लिए बहुत बड़ा खतरनाक हो जाएगा। इसके लिए गवर्नमेंट नेशनल पार्टी होने के नाते अगर एक जगह एक स्टेप लेंगे तो एक नेशनल पार्टी होने के नाते बाकी स्टेटों में भी वहां पे भी मसला किस तरह हल किया जाता है, ये सारे चीजों को और ध्यान में रखते हुए किस तरह बातचीत करेंगे तो क्या डिसीजन लेंगे तो ये मसला हल हो सकता है बोल के एक मसला हल करने का अंदाज में एक्सरसाइज कर रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी लेट कर रही है और यही लोग कांग्रेस पार्टी देने वाला है, यही लोग बोले यूपीए गवर्नमेंट में मिनिस्टर लिए 2004 में कांग्रेस पार्टी के साथ समझौता करे और यही लोग कांग्रेस पार्टी छोड़ के कांग्रेस पार्टी देने वाला नहीं है बोल के 2009 में तेलुगु देशम पार्टी के साथ तालमेल के साथ इलेक्शन लड़े। 2009 में इलेक्शन लड़ने के बाद वहां पे सीट कम आने के बावजूद इससे फायदा नहीं, खुद हमें एक पॉलिटिकल पार्टी बनना है बोल के। ये देखो कितना एक स्ट्रैटेजी से ये लोग अगर 2004 में कांग्रेस के साथ समझौता, कांग्रेस में सेंट्रल में मिनिस्टरी लिए, स्टेट में मिनिस्टरी लिए और उसके बाद ये कांग्रेस से नहीं होगा, कांग्रेस नहीं देने वाला है बोले, फिर तेलुगु देशम पार्टी के साथ समझौता करे और तेलुगु देशम टीआरएस मिलेंगे तो तेलंगाना आएगा बोले और 2009 में दोनों मिलकर लड़े, अवाम उनको वोट नहीं दिए, बड़े बुरी तरह हार गए। उसके बाद ये सोचे है ये ऐसा नहीं होगा, लोगों को प्रोवोकेट करना है और स्टूडेंटों को प्रोवोकेट करना है, ये एजिटेशनल मूवमेंट में अपना खुद को ताकत बढ़ाना है, एक पॉलिटिकल पार्टी का रूप में बढ़ने का कोशिश कर रहे हैं इसमें। लेकिन तेलंगाना एजिटेशन हमेशा रखना है। ये इलेक्शन करवाते करवाते तेलंगाना राष्ट्र समिति एक पॉलिटिकल पार्टी है और मैं एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल पार्टी के रूप में उभर कर आने का कोशिश करते हैं। इसके अलावा तेलंगाना के ऊपर इतना दिलचस्पी नहीं है बोल के इससे मालूम होता है। किरण कुमार गवर्नमेंट जो चल रही है क्लेम करती है कि काफ़ी जो है सोशल वेलफेयर प्रोजेक्ट्स किए हैं और करने वाले हैं, तो आप बताएं कि कौन से ऐसे जो प्रोजेक्ट्स जो है किरण कुमार गवर्नमेंट अभी तक की है और आगे क्या करने वाली? सर एक चीज़ है, 2004 में आंध्र प्रदेश की जो अवाम बड़े पूरा बहुमत से कांग्रेस पार्टी को जिताया और उसी अंदाजे से हिंदुस्तान में कौन सा रियासत में भी इस तरह नहीं है। आंध्र प्रदेश में 2 रुपए का चावल देने की बात है और इंदिरम्मा हाउसेस के होंदो, पेंशन्स के होंदो और खास करके जो हैंडीकैप्ड पेंशन्स की होंदो और जो खास करके कॉलेज स्टूडेंटों को फीस रिएम्बर्समेंट स्कॉलरशिप की बात हो और इतने इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, इतने IIIT के जो इंस्टीट्यूट्स बड़े हैं, 18 यूनिवर्सिटीज लेके आने के बाद ये पूरे, इसके अलावा भी हर एक गांव में भी, हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में भी हॉस्टल्स रखने हो, नया नया स्कूल्स लेके आने हो। खास करके यूपीए 1 के टाइम पे यहाँ पे जो हुकूमत कांग्रेस के टाइम पे प्राइमरी एजुकेशन के लिए 5,000 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट किया गया है। ये इससे मालूम होता है कि कई वेलफेयर स्कीम्स को लेके आए।
जब पिछले 2004 के पहले जितने भी रियासत या हुकूमत है, इनके ऊपर तवज्जो नहीं दिया गया है। और एक दफा एक शुरुआत में क्रिएटिव करने के लिए कोशिश करेंगे ना, एक ही दफा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं होता है, धीरे 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 होता है। 2007-8 में अगर शुरू किया है सो जो वेलफेयर स्कीम आज लोगों को मिलना शुरू हो गया, आज आवाम तक पहुंचने का काम शुरू हो गया। ये लोग क्या बोलते हैं अपोजिशन के लीडर्स, ये नहीं मिला है। अगर सपोज एक ट्राइबल्स एरिया में एक हॉस्टल रखे हमें, सपोज आदिलाबाद, खम्मम, ऐसा इंटीरियर एरिया में एक ट्राइबल्स बच्चों के लिए एक हॉस्टल रखे, वहां जाना, वहां के बच्चे इसके पहले 300 किलोमीटर 400 किलोमीटर जाके हॉस्टल में बैठ के पढ़ते थे। ये हुकूमत की ये कोशिश है कि वो गांव में भी वो उनकी जो गांव की करीब में एक हॉस्टल रखने का कोशिश करे। रखते ही इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, रास्ता नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है बोल के कोई हॉस्टल में रहने के लिए गएंगे तो बच्चों को डराना शुरू करेंगे तो बच्चे कैसा पढ़ेंगे, कैसे वो हॉस्टल में शामिल होंगे। ये मैं कहना चाहता हूं, कोई भी स्कीम रात के रातों डेवलप नहीं होता इंफ्रास्ट्रक्चर। यह शुरुआत किया गया है। यह शुरुआत 2 साल या 3 साल 4 साल के अंदर पूरा तरह बराबर स्टूडेंटों को फायदा होने के लिए, बच्चों को हॉस्टल देने के लिए कोशिश है। इसलिए मैं सभी पॉलिटिकल पार्टियों से गुजारिश करता हूं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर 2 साल या 3 साल 4 साल उसका जो पीरियड रहता है, सर्टेन जो डेट कट ऑफ डेट रहता है, तब तक आप लोग सब्र करो। जब तक आप सब्र नहीं करेंगे तो बच्चों को गुमराह करने का कोशिश करने से बच्चों को बहुत बड़ा नुकसान होता। मेहरबानी करके ये स्कीम्स में कई पॉलिटिक्स नहीं करना बोल के गुजारिश करता हूं। बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। जो बिजनेस चल रहा था शहर में ये इशू से पहले और ये इशू की शुरुआत में, और अब क्या फर्क पड़ा? فأنا طالب علم أبحث عن التراث الإسلامي. शायरी को मैंने हमेशा अहम दर्जा दिया है और मुझे घर बैठे अगर कोई काम इज्जत से मिल जाता है तो मैं कर लेती हूँ। एक लंबा अरसा ऐसा गुजरा जब उर्दू सहाफत का रिकग्निशन तो रहा, मगर जो उसके अंदर एक फायर महसूस की जाती थी वो बाद में नजर नहीं आई। जो भी बने मीडिया की आवाज, हम बनाएंगे बहस का मौजू। देखिए प्रोग्राम खास मुलाकात रोजाना शाम 4:30 बजे सिर्फ मुनसिफ टीवी पर। नाजरीन, प्रोग्राम खास मुलाकात में फिर से आपका खैर मकदम है। आज हमारे साथ मौजूद है शेख मस्तान वली साहब, MLA गुंटूर। एक स्कीम जो 1 रुपया किलो चावल की है, तो जो है हमारी ये इन्फॉर्मेशन है कि लोग जो है उसमें काफ़ी एतराज़ है कि क्वालिटी अच्छी नहीं है एक तो, और जो है कोई खुश नहीं है स्कीम से, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें तो काफ़ी महंगी हैं। तो अचानक सिर्फ एक चावल एंड फिर वो क्वालिटी के बारे में, तो आप क्या समझते हैं इस ताल्लुक से? सर मैं इस बीच में अखबारों में पढ़ना, कुछ टीवियों में देखा हूं। मैं एक मिसाइल बोलना चाहता हूं। इस आंध्र प्रदेश में अवाम 7.5 करोड़ या 8 करोड़ तक रहेंगे। देखो कैसा नाजुक हो गया मसला। जब भी लोग बोले, पॉलिटिकल पार्टीज, कुछ अपोजिशन पार्टी वाले बोले 2 रुपये चावल नहीं देंगे लोग, ये लोग खाली फालतू के बात कर रहे हैं। जब भी 2 रुपये के चावल देने की बात करें, उसके बाद नल्लारी किरण कुमार रेड्डी साहब CM साहब आने के बाद नवंबर 1 से 2 रुपये का 1 रुपये किया गया है। आज दे रहे 2 रुपये का चावल 1 रुपये में। लेकिन शुरुआत में क्या हुआ है, कई जगह 4-5 जगह ये इंसिडेंट होके रह सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं हुआ है, ब्लेंटली मैं रिफ्यूज नहीं कर रहा हूं, कई 1-2 जगह हो सकता है। लेकिन इस आंध्र प्रदेश में 2 करोड़ 20 पर 1 लाख लोगों के पास आज रेशन कार्ड है। इससे अंदाजा लगाओ, एक कार्ड के जरिए 3 या 4 लोगों को फायदा हो रहा है, तो इस आंध्र प्रदेश में कितने लोगों को फायदा हो रहा है? इस आंध्र प्रदेश में 2001 सेंसस के या 2004 के सेंसस के हिसाब से
8 करोड़ रुपए, 8 करोड़ की आबादी है इस आंध्र प्रदेश में। अगर आप अंदाजा लगाओ 2 करोड़ 20 पर 1 लाख रेशन कार्ड होगा तो एक एक रेशन कार्ड के जरिए से 3 या 4 लोगों को फायदा होगा। तो अगर ये स्टेट में गरीब लोगों को पूरे लोगों को कार्ड मिल गया, इसका मतलब अमीर लोगों को भी कार्ड मिल गया। पॉलिटिकल पार्टियों के सामने मजबूरी हो गई, किसी का कार्ड नहीं निकाल सकते। ये ताकत क्या है ना, एक व्हाइट कार्ड मिलने से 2 लाख रुपए का वैल्यू का राजीव आरोग्य चीज से फायदा हो रहा है। किसी का एक बीमार होगा तो 2 लाख रुपए का इलाज मुफ्त में हो रहा है। इसके लिए व्हाइट कार्ड का डिमांड बढ़ गया और खास करके फीस रिएम्बर्समेंट स्कॉलरशिप 30,000, 40,000, 20,000 जो उसके कोर्स के डिपेंड करता है। इससे ज्यादा फायदा होने से ज्यादा लोगों को उम्मीद बढ़ गई कि हर एक आदमी व्हाइट कार्ड। आज मैं रच्चाबंडे में देख रहा हूं, हमारे गुंटूर में एक वार्ड में 8,000, 9,000 लोग आवाम रहते हैं। वहां कम से कम 3-4 हजार लोगों की कार्ड होगा तो हम ये नहीं कह सकते कि तुम कार्ड क्यों लिया है। इन्फ्लेशन कमेटी जो अभी कुछ ही दिन पहले जो है बिठाई गई है, जो ज़रूरियात ज़िंदगी जो मेन इम्पॉर्टेंट आइटम्स है उसकी प्राइस को कंट्रोल करने के लिए, तो आप क्या समझते हैं कि ये कमेटी जो है कुछ प्रॉपर जो है डिसीजंस लेगी या फिर क्या होने वाला है? 2000 से 2010 तक, 2008 तक का भी आईटी बूस्टअप है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बूस्टअप रहने से खेती बाड़ी करने के लोग कम होता जा रहे हैं। बिल्कुल यहाँ एक ही जगह नहीं, आज पूरे हिंदुस्तान में ये हो रहा है। जब वो खेती बाड़ी करने और कल्टीवेशन करने के कम होते जाएंगे तो हमारा जो प्रोडक्शन होना था, तरकारी हो, गेहूं हो और चावल हो, जितने भी कल्टीवेशन से जो चीज आना था कम होता जा रहा है। जो हमारे पास इसके पिछले जो प्रोक्योरमेंट करके हमारे गोडाउन में रखते हैं माल, जो एक सर्टन ईयर्स के लिए प्रोक्योर किया जाता है, अगर हमारा प्रोडक्शन कम होता गएंगे तो जितने भी प्रोक्योर किया वो रिलीज करना ही पड़ता। ये रिलीज करते इस टाइम पे जो प्रोडक्शन कम हो गया तो ऑटोमेटिक इन्फ्लेशन बढ़ता रहता है। इसको कंट्रोल करना गवर्नमेंट का फर्ज बनता है। ये नहीं कि कांग्रेस हुकूमत में है ये नहीं करना चाहिए बोल के नहीं बोल रहा हूं, आज गवर्नमेंट का फर्ज बनता है। लेकिन डिमांड और सप्लाई को बैलेंस करना गवर्नमेंट का फर्ज बनता है। इसलिए वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए एक ऑफिसर को जो अपॉइंट किया गया है। लेकिन जो आम आदमी का अर्निंग कैपेसिटी भी बढ़ा है। ऐसा नहीं है कि पिछले 10 साल के, पिछले 5 साल के जो कमाई है आज वही कमाई नहीं है। आज छोटा छोटा शहर भी बड़ा, अभी सपोज एक पंचायत है गांव में, छोटा पंचायत है, आज वो पंचायत थोड़ा बहुत बड़ा पंचायत हो गया। वहां इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता रहा, वहां पे छोटा मोटा कारखाने आते हैं, वहां पे हर एक आदमी कोई ना कोई काम करना और कमाई में पड़ गया। इससे आदमी का अर्निंग कैपेसिटी भी बढ़ गया। ऐसा नहीं, वो अंदाजे में भी देखना है हमें कितने साल गरीब लोग है, गरीब तख्ती है, ये नहीं है, गरीब है लेकिन गरीब में भी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ गया। आज सपोज ऑटो सेक्टर में देखो, रिक्शा सेक्टर में देखो, ये सेक्टर में भी इसके पहले 100 रुपए कमाने वाले हैं, आज 200-300 रुपए कमा रहे हर दिन। ये बात नहीं कह सकते कि पिछले 10 साल में 100 रुपए कमाए, आज भी ऑटो वाला 100 रुपए नहीं कमा रहे। एक्सपेंस भी बढ़ गया, एक्सपेंस भी बढ़ गया। इसके साथ साथ आदमी का अर्निंग कैपेसिटी बढ़ गया, उसका जो रेट भी बढ़ गया। क्यों? यहाँ पे कल्टीवेशन कम होता जा रहा है। जो खेती बाड़ी करने वाला वो क्या कर रहा है, उसका बच्चे को पढ़ाई कर रहा है, उसका बच्चा जाकर कहीं ना कहीं नौकरी कर रहा है, वो 1.5 लाख रुपए या 50,000 रुपए कमा रहा है, वो जाकर शहर में आ गया। जो कल्टीवेशन करने वाला था शहर में आ गया, जो कल्टीवेशन जो जमीन था वो जमीन कहीं ना कहीं किसी को जो किराए पे दे के गया, वो किराए करने वाला इसके पहले कितना प्रोडक्शन उतारने वाला उतना प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। तो इसके लिए कांग्रेस गवर्नमेंट का कोई प्लान है कि नहीं, बिल्कुल इसके ऊपर भी एक प्लानिंग है। लेकिन कोई भी गवर्नमेंट हो, मैं ये नहीं कि आज गवर्नमेंट ये है वो है, कोई भी गवर्नमेंट है, आवाम की जरूरतों को पूरा करना उसका फर्ज बनता है। जो इन्फ्लेशन को जो खत्म कंट्रोल करना और डिमांड सप्लाई को बैलेंस करना भी एक गवर्नमेंट का फर्ज बनता है। इसके लिए एक ऑफिसर को अपॉइंट किया गया है। इंशाल्लाह मैं मेरा पूरा जो कॉन्फिडेंट है, जल्दी से कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन होगा तो उसका भी कंट्रोल करेंगे बोल के एक उम्मीद है।
क्या ये पॉसिबल है कि इलेक्शन 2014 से पहले हो जाएं? कोई ऐसी पॉसिबिलिटी आप लोग समझते हैं? कोई 1% भी गुंजाइश नहीं। 2014 एज पर शेड्यूल इलेक्शन होगा, इसमें प्री इलेक्शन होने का कोई सवाल नहीं। 2014 में री इलेक्ट फिर से पावर में आने के क्या चांसेस है कांग्रेस पार्टी? नहीं, देखो, हर एक पार्टी अपना जो स्ट्रैटेजी रहता है, हर एक पार्टी को अपना अपना उम्मीद रहता है, नहीं तो पार्टी आगे नहीं बढ़ सकती। आप अंदाजा नहीं कर सकते हैं कि 2014 तक आज जिस तरह वजीर आला नलारी किरण कुमार रेड्डी साहब एक नेक सोच के साथ, बिल्कुल नेक सोच के साथ, एक अच्छा हॉनेस्टी के साथ आज एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं, ऑफिसरों को तालमेल करके और एमएलए को, मिनिस्टरों को ज्यादातर जितना हो सके तो उतना कॉन्फिडेंस में लेके आज इतना अच्छे स्कीम्स लेकर आवाम में जाने का शुरुआत किया गया। हाँ, पिछले 2 साल से 1.5 साल से कुछ कमियां है, कुछ कंट्रोल में नहीं आने की चीज़ा भी है, लेकिन आज नल्लारी किरण कुमार रेड्डी साहब पिछले 3-4 महीने से कई 1 रुपये चावल लेने के अंदो एक अच्छा और भी बहुत बड़ा स्कीम लेके जा रहा है, राजीव युवा किरणाल बोल के। ये सारे स्कीम्स के साथ लोगों को एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, सच में कांग्रेस हुकूमत जो बोलता है वो करने वाला है बोल के एक इंप्रेशन बिल्डअप होगा। डेफिनेटली 2014 में कांग्रेस फिर भी रिटेन होने का ज्यादा चांसेस है बोल के बोल सकते। सीबीआई इन्वेस्टिगेशंस जो जगन वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के जो है चेयर है और चंद्रबाबू नायडू भी जो है अब सीबीआई इन्वेस्टिगेशन में आ रहे हैं, या अभी उनकी भी बातचीत काफ़ी न्यूज़ में है आजकल। ये सुना गया है कि इसके पीछे कांग्रेस है इन दोनों को जो है इन्वेस्टिगेशंस कराने में, तो आप क्या समझते हैं? ये एक साजिश है। जो रीजनल पार्टीज कभी भी उनका ख्याल ब्रॉड वे में नहीं रहते हैं, उनकी जो ख्याल छोटे छोटे ख्याल रहती है, उनकी जो ख्याल भी, जो अंदाज़ा भी थोड़े दूर तक ही रहती है। मैं इसमें जो सीबीआई इंक्वायरी है वो एक इंडिपेंडेंट ऑटोनमस बॉडी है, वो अपने हिसाब से जो एलिगेशन के, जो कंप्लेंट के हिसाब से, जो कोर्ट्स के आए से उसके हिसाब से इंक्वायरी करते हैं। इसमें कांग्रेस पार्टी क्या कर सकती है? ये बोलते हैं, करते हैं गुनाह और इल्जाम लगाते हैं कांग्रेस पार्टी को। अगर ये भी कहना चाहता हूं, चंद्रबाबू नायडू साहब अपना खुद को पहचान के वास्ते आज उसकी जो उनका जो क्रेडिबिलिटी है 2004, 2009, अंदाजा लगाओ एक रीजनल पार्टी को कभी भी एक 7-8 साल और हुकूमत से अगर हटके है, उनका जो कैडर खत्म हो जाता है, कमजोर हो जाता है। अगर उसी अंदाजे में बेसिकली तेलुगु देशम पार्टी एनटी रामाराव के चरिश्मा के ऊपर फाउंड किया गया सो पार्टी है, बिल्डअप हुआ सो पार्टी है एनटी रामाराव चरिश्मा पे। और उसके बाद भी 2004 के पहले जो इलेक्शन हुआ है 1999 के इलेक्शन में इसने अच्छा मैनेज करा एज ए सीएम। चंद्रबाबू नायडू वाज मैनेज वेरी गुड मैनर वे। उसके बाद उनका जो इमेज धीरे धीरे खत्म हो गया है। आज उनको कोई भी पसंद करने वाला हो, उनका क्रेडिबिलिटी में और उनके साथ रहने वालों की हौसला भी कमजोर होता जा रहा है। जो सीबीआई इंक्वायरी की बात है, मेरा ये सच्चा दिल से मैं कहना चाहता हूं, जो आदमी पब्लिक लाइफ में रहता है, अगर कहीं ना कहीं गलत करेगा ना, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों जरूर उसको सजा मिलने वाला ही मिलने वाला है, इससे बचने वाला नहीं पब्लिक लाइफ में। इसलिए जो कंप्लेंट मिलता है, अब सब फॉर एग्जांपल जगन साहब की है, शंकर राव साहब की जो कमेंट्स हो, कोर्ट में सोमोटा लिया, उसके ऊपर इंक्वायरी चल रही है, वो सच्चाई कितना दूर है प्रूव करना जगन का जिम्मेदारी है। आज चंद्रबाबू नायडू के ऊपर को कंप्लेंट किया गया है, जगन की मम्मी है विजयम्मा जी जो कंप्लेंट कर रहा है, उसने सीबीआई सुमोटो के लेके उनको कोर्ट उन्हें डायरेक्शन दिया इंक्वायरी करना है। अगर उसका सच्चाई बताना उसका फर्ज बनता है। अगर पब्लिक लाइफ में होगा तो, अगर गलत नहीं करेगा तो बिल्कुल आप वो साथ दो, आपके पास जो सच्चाई है तो बताइए, इसमें डरने की क्या बात है। सपोज मेरे ऊपर कोई इंक्वायरी डाले और मेरा सच्चाई सबूत करना मेरा फर्ज बनता है। वैसा ही चंद्रबाबू नायडू हो या जगन साहब हो या कोई भी हो पॉलिटिकल लाइफ में, अगर ये कंप्लेंट सीबीआई या कोर्ट के डायरेक्शन के जरिए से आएगा तो बिल्कुल साबुत करना, उनका सच्चाई साबुत करना उनका फर्ज बनता है।
बिल्कुल वो फेस करना उनकी जिम्मेदारी। आखिर में आप हमारे नाजरीन और ख़ास तौर पे जो हमारी यूथ है, नौजवान है, जो उभरते हुए लीडर्स है या आने वाले मुस्तकबिल को जो है टेक ओवर करने वाले, तो उन लोगों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? बिल्कुल, आज हिंदुस्तान का ताकत है नौजवान। आज मुल्क में कोई कंट्री में हिंदुस्तान की है सो नौजवानों की ताकत कोई मुल्क में भी नहीं है, इंक्लूडिंग चाइना में भी नहीं है। चाइना भी हिंदुस्तान को देख के डर रही है, मतलब हिंदुस्तान के नौजवानों की ताकत है। आज 70% की नौजवानों की ताकत आज है, आने का और एक 30 साल तक का भी नौजवानों की ताकत हिंदुस्तान का है। मैं इन सबसे गुजारिश करता हूं, आप एक स्ट्रैटेजी के साथ एक अंदाजा लगाओ, पढ़ने में हो या पॉलिटिक्स में हो, जो भी एक मकसद के साथ, एक प्लान के साथ, एक सोच के साथ, नेक सोच के साथ आप अगर चलेंगे तो इंशाल्लाह आप लोग कामयाब होते हैं। मैं जितने भी ये मुनसिफ चैनल के जरिए से जितने भी लोग इस चैनल को वॉच कर रहे हैं, आप लोगों से मेरा गुजारिश है, आज ये आंध्र प्रदेश में कांग्रेस की जो हुकूमत, जो वजीर आला नल्लारी किरण कुमार रेड्डी साहब राजीव युवा किरणाल के नाम पे आज इस हिंदुस्तान, इस आंध्र प्रदेश में आने के 2 महीने में 2 लाख लोगों को नौकरियां देने के बाद किया जा रहा है। इसमें हर एक आदमी, हर एक सेंटर में भी एनरोलमेंट सेंटर्स रखे जाइए। आप 10th क्लास लेकर जितने भी बड़े बड़े कोर्सों में पढ़े हैं, हर एक आदमी को उसमें कहीं ना कहीं नौकरी मिलने का चांसेस है। मेहरबानी करके आप एनरोलमेंट कराइए। हर 20 आदमी को एक ट्रेनिंग सेंटर भी खोला जा रहा है। आप लोग इसमें एनरोलमेंट करके जो राजीव किरणाल का स्कीम को फायदा उठाओ, और जितने भी जो ये चैनल को वॉच कर रहे हैं, आप सबको अल्लाह और ताकत और कामयाब बनाएंगे बोल के उम्मीद करते हुए मेरे दुआ हमेशा आपके साथ रहेंगे। खास करके जो मुनसिफ चैनल के जो MD चेयरमैन साहब को और जितने भी उनकी जो यहाँ उनकी जो चैनल को संभालने जो लोग हैं, इनको भी अल्लाह ताकत और कामयाब कराना बोल के उम्मीद के साथ और दुआ के साथ मेरा बात यही खत्म करता हूँ। जनाब शेख मस्तान वली साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप अपने बिजी स्केड्यूल से टाइम निकाल के हमारे स्टूडियोज़ में आए, और जो है हमें फ़ख्र है कि आप हमारी कम्युनिटी से हैं और माशाल्लाह इतना एक्टिव काम करते हैं, आप डायनामिक लीडर हैं माशाल्लाह। तो बहुत बहुत शुक्रिया, हमारी दुआएं और नेक तमन्नाएं आपके साथ है, तो इंशाल्लाह ज़रूर फिर मुलाकात रहेगी। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया बहुत बहुत। तो नाजरीन, आप सुन रहे थे जनाब शेख मस्तान वली MLA गुंटूर। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। अब दीजिए अतर खान को पूरी टीम के साथ इजाज़त और देखते रहिए मुनसिफ TV।